नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। कोरोना संक्रमण को लेकर एक सोची समझी नीति का कितना अभाव है, इसके उदाहरण रोज सामने आ रहे हैं। कॉलेज में फाइनल ईयर के छात्र परेशान हैं कि एक तो कोर्स लेट हो गया, ऊपर से यूजीसी ने सितंबर में परीक्षाएं कराने पर जोर पकड़ लिया। छात्रों को संक्रमण का डर है, साथ ही इसका भी कि कहीं वो ऑफलाइन के फेर में न पड़ जाएं और चूक न जाएं। तो आज इसी मुद्दे पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले देखेंगे एक तस्वीर या फिर वीडियो। क्या है आज की तस्वीर? ये तस्वीरें समाचार एजेंसी एएनआई की हैं। इसमें आपको मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बदनावर में हुई बैठक नजर आ रही है। ये बैठक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ थी, एक तरह का कार्यकर्ता सम्मेलन। आप भीड़ पर नजर डालिए, कितने लोगों ने मास्क पहना है, कितने लोग 2 गज की दूरी पर खड़े हैं, और ये भी देखिए कि मंच पर कितने लोग जमा हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में राजनीतिक आयोजनों की मनाही है, लेकिन इस मनाही का मखौल इतनी बार उड़ चुका है कि लगता है कि जैसे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। कहीं लोग कमरों में इकट्ठे होकर भाषण देखते हैं, तो कहीं टेंट के नीचे भीड़ लगाते हैं और कहीं अपने नेता के स्वागत में जुट जाते हैं। कोरोना का खौफ जैसे हवा हो गया हो, और ये सारी पार्टियां आपके हितों की सबसे बड़ी ठेकेदार कहलाने के लिए होड़ लगाती हैं। ऐसी तस्वीरें देखकर तरस आता है कि हमने अपने लिए कैसी राजनीति चुन ली। आगे बढ़ते हैं, कुछ जरूरी सुर्खियां बताते हैं। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना संक्रमण के 22,252 नए मामले आए। 467 लोगों की मौत हुई, 15,515 लोग ठीक हुए, और इन सबको मिलाकर भारत में कुल मामले हो गए 7,19,665। मौत का आंकड़ा 20,000 को पार कर गया। ये अब है 20,160 पर। ठीक हुए 4,39,948 लोग। भारत में अब सिर्फ 16 ऐसे जिले हैं जिनमें अभी तक कोरोना का एक भी मामला नहीं मिला है। दूसरी सुर्खी अमेरिका से। अमेरिका की सरकार ने फैसला लिया है कि ऐसे विदेशी छात्र जिनकी सभी क्लास ऑनलाइन होने लगी हैं, वो अमेरिका में नहीं रुक पाएंगे, उन्हें वापस जाना होगा, वरना कार्रवाई होगी। इस फैसले का सबसे ज़्यादा असर भारत और चीन के छात्रों पर होगा, क्योंकि यहीं के सबसे ज़्यादा छात्र हैं जो पढ़ाई के लिए गए हैं। तीसरी सुर्खी बिहार से। यहाँ मिड डे मील न मिलने पर कचरा बीनने को मजबूर बच्चों की खबर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बाद अब पटना हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। भागलपुर के बाड़बिल्ला गांव में मुसहरी टोला के बच्चे भूखे थे क्योंकि मिड डे मील खिलाने वाले स्कूल बंद हैं। इस मामले पर अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर की, जिसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने बिहार सरकार को तत्काल प्रभाव से मिड डे मील का राशन बच्चों को बांटने का आदेश दिया। बिहार सरकार से 2 हफ्तों के भीतर एक रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा गया। हम लगातार देखते हैं केंद्र के आंकड़े कि कितने बड़े पैमाने पर राशन रिलीज किया गया। राज्य सरकारें क्या अपने गोदामों में सड़ाने के लिए रख रही हैं? जो राशन देश के नागरिकों की, देश के बच्चों की भूख के काम नहीं आ सकता, उस राशन की रखवाली का क्या मतलब है? बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। अब बात करते हैं भारत और चीन के झगड़े की। सोशल मीडिया के सुधीजन लिख रहे हैं कि भारत के आगे चीन झुक गया। कुछ लोग लिख रहे हैं कि डोभाल के फ़ोन करने से चीन पीछे हटा है, तो ये कहने वाले भी हैं कि भारत अपने ही इलाके में पीछे हटने को तैयार हो गया। तो असल में एलएसी पर हुआ क्या? सोशल मीडिया से दूर कुछ तथ्यों पर बात कर लेते हैं। 9 हफ्ते बाद दोनों देशों में तनाव कम हुआ, इसकी कुछ शर्तें भी तय हुई। पूरा मामला समझते हैं। रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बात हुई, और उसके बाद से रिश्तों में नरमी आना शुरू हुई। बातचीत के बाद आज लगातार दूसरे दिन झगड़े वाली जगहों पर डिसएंगेजमेंट की खबरें आई। डिसएंगेजमेंट मतलब झगड़े वाली जगह से दोनों सेनाओं का पीछे हटना। सोमवार को पहले खबर आई कि चीनी सेना गलवान घाटी में करीब 2 किलोमीटर पीछे हटी है। बाद में सूत्रों के हवाले से खबर आई कि पीछे तो भारतीय सेना भी हटी है। दोनों सेनाओं ने झगड़े वाली जगह से बराबर दूरी पर पीछे हटने पर सहमति बनाई है। मसलन गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 की बात करें, इसी जगह पर 15 जून को दोनों सेनाओं में हिंसक झड़प हुई थी। सूत्रों के मुताबिक अब दोनों सेनाएं झगड़े वाली जगह से 1800 मीटर पीछे हटने को राजी हो गई हैं, और इतना पीछे हटने के बाद नए पॉइंट पर दोनों सेनाएं 30-30 जवान रखने पर सहमत हुई हैं, और इसके बाद 1-1 किलोमीटर और पीछे दोनों सेनाएं 50-50 जवान रख सकती हैं, और उसके भी पीछे 1 किलोमीटर पूरी ट्रूप रखी जा सकती है। यानी आप यूँ समझें कि जिस जगह झगड़ा हुआ था वहाँ से दोनों सेनाएं 1800 मीटर पीछे हट गई। 3600 मीटर का एक बफर जोन बन गया। इसे नो मैंस लैंड भी कह सकते हैं। इस बफर जोन में फिलहाल हुई सहमति के मुताबिक दोनों ही देश पेट्रोलिंग नहीं करेंगे।
यानी ये नो पेट्रोलिंग जोन है। चीनी वादे के मुताबिक पीछे हटा या नहीं, इसकी तस्दीक भी की गई। सिर्फ बातों पर यकीन नहीं किया गया, फिजिकल और एरियल दोनों ढंग से। तस्दीक इसलिए की जा रही है क्योंकि चीन कई बार मीटिंग में इस तरह के वादे करके वादा खिलाफी कर चुका है। 15 जून वाली घटना से पहले भी चीन डिसएंगेजमेंट के लिए राजी हुआ था और फिर वापस वहीं आ गया था, जिसके चलते हिंसा हुई थी। 1962 में भी ऐसा ही हुआ था। चीनी सेना पीछे जाने का वादा करके धोखे से वापस आ गई थी। इस बार भारत पूरी सावधानी बरत रहा है। गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास दोनों सेनाओं ने रहने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाए थे उन्हें भी तोड़ दिया गया है। यानी फिलहाल के लिए यहाँ फेस ऑफ खत्म हो गया है। यहाँ पर एक और बात है जिस पर गौर करना चाहिए। गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक भारत के जवान पेट्रोलिंग के लिए जाते थे। LAC तो इससे भी आगे है। जब चीनी सेना हमारे इलाके में आई तो फेस ऑफ शुरू हुआ। अब झगड़ा खत्म करने के लिए पीछे हटने का जो करार हुआ उसमें चीनी सेना हमारे इलाके से अपने इलाके की तरफ पीछे हटी। यानी उनके 1800 मीटर में हमारा भी कुछ एरिया रहा और हमें अपने ही इलाके में पीछे हटना पड़ा। यहाँ फिलहाल नुकसान भारत का ज़्यादा लगता है। गलवान घाटी के अलावा चीन की सेना हॉट स्प्रिंग इलाके में पड़ने वाली गोगरा पोस्ट से भी पीछे हटी है। सूत्रों के मुताबिक आज गोगरा पोस्ट इलाके में दोनों सेनाओं में डिसएंगेजमेंट हुआ। हालांकि अभी भी लद्दाख में भारत चीन का झगड़ा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। सबसे मोटा झगड़ा है पेंगोंग झील को लेकर। पेंगोंग के उत्तरी किनारे के पास चीन 8 किलोमीटर अंदर भारत के एरिया में जमा है। सूत्रों के मुताबिक यहाँ चीनी सेना ने अपने जवान कम किए हैं, कुछ ट्रक भी हटाए हैं, लेकिन पूरी तरह से पीछे नहीं हटा। पेंगोंग झील के झगड़े पर अगली कोर कमांडर स्तर की बैठक में चर्चा हो सकती है। ये बैठक 11 जुलाई को हो सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है, सब मोर्चों से निष्कर्ष निकालकर, कि चीन और भारत के सैनिकों का टकराव कम होना शुरू हो गया है। लेकिन ये लंबी प्रक्रिया है, काफ़ी समय लगेगा और हो सकता है कि कुछ जगहों को लेकर सहमति ना भी बने। और इन सब के बीच एक चर्चा ये भी हो रही है कि बफर जोन के दोनों तरफ भारत और चीन सेना के बजाय पुलिस को पेट्रोलिंग के लिए रखे। भारत के संदर्भ में यहाँ पुलिस का मतलब पैरामिलिट्री फोर्स से है। इसके पीछे विचार ये है कि सेनाओं की तैनाती से झगड़े की आशंका ज़्यादा होती है, क्योंकि सेना युद्ध के लिए तैयार की जाती है। हालांकि ऐसा होगा या नहीं, इस पर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। तो एक तरफ ये डिसएंगेजमेंट चल रहा है और दूसरी तरफ दूसरे मोर्चों पर क्या हो रहा है, वहाँ भी गतिविधियाँ हो रही हैं। बीती रात को भारत चीन सीमा के पास एयरबेस पर रात में MiG-29 लड़ाकू विमानों ने उड़ानें भरी। खबर एजेंसी NI के हवाले से जानकारी आई कि वायुसेना रात के ऑपरेशन का अभ्यास कर रही है। अपाचे हेलीकॉप्टर भी उड़ते देखे गए। और दिल्ली में, राजधानी में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनकी BRO के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह से मुलाकात हुई। हरपाल सिंह जिस BRO के प्रमुख हैं उसका फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सेना की सड़क और पुल बनाने वाली विंग। सूत्रों के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को LAC और LOC के पास बन रहे सड़क और ब्रिज के कामों की जानकारी दी। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने कहा कि BRO हर हाल में प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और केंद्र सरकार ने इसके लिए हर मुमकिन आर्थिक मदद भी मुहैया कराई है। तो जाहिर है कि सरकार एक तरफ डिसएंगेजमेंट पर जोर दे रही है, दूसरी तरफ भविष्य की तैयारी भी कर रही है और इसके लिए खबरें भी वैसी ही आ रही हैं। 9 हफ्ते बाद लद्दाख वाला झगड़ा सुलह की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा। हमने बार बार कहा है, चीन के साथ कई मोर्चों पर लड़ना होगा और हर बार हथियार से नहीं लड़ना होगा और तैयारी तो हमेशा रखनी होगी, सबसे ज़्यादा शांति काल में। सीमा पर चल रहे झगड़े की बात आपने जान ली। एक और मुद्दे की बात जान लीजिए। लॉकडाउन अब पुरानी बात हो गई, अनलॉक का दूसरा महीना चल रहा है, लेकिन सरकार अब भी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों का कन्फ्यूजन अनलॉक नहीं कर पाई। इसलिए बड़ी खबर में अब इस पर बात करेंगे इस संशय पर कि परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, तो कब होंगी, और नहीं होंगी तो इसका ऐलान कब होगा। स्टूडेंट्स के दिन इसी इंतज़ार में गुजर रहे हैं और इसी इंतज़ार के बीच UGC का एक नया ऐलान आ गया। UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, केंद्र सरकार की संस्था जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्तर, नियम, कायदे तय करती है। UGC ने कहा है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो फाइनल ईयर की परीक्षाएं हैं वो रद्द नहीं होंगी। UGC के इस फैसले की जानकारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्विटर पर साझा की। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं जो जुलाई के महीने में होनी थी, अब सितंबर 2020 के अंत तक करवाई जाएंगी। HRD मिनिस्ट्री और UGC के नए निर्देशों से 2 मोटी बातें सामने आती हैं।
पहली तो ये कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्र यानी जो फाइनल सेमेस्टर में नहीं है उनको अगले सेमेस्टर में आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर भेजा जाएगा। दूसरी बात, टर्मिनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर के छात्रों का मूल्यांकन ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षाओं के जरिए होगा। पहले ये परीक्षाएं जुलाई में होनी थी, अब सितंबर के आखिर में होंगी। यूजीसी ने कहा है कि संस्थान अपनी सुविधा के मुताबिक ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में परीक्षाएं करवा सकते हैं। और अगर फाइनल ईयर की परीक्षाओं में कोई छात्र छात्रा हिस्सा नहीं ले पाते तो उन्हें विश्वविद्यालय या संबंधित संस्थान द्वारा आयोजित कराई जाने वाली विशेष परीक्षा में भाग लेने का मौका मिलेगा। ये विशेष परीक्षाएं विश्वविद्यालय अपने हिसाब से उचित समय देखकर करवा सकता है, लेकिन ये व्यवस्था सिर्फ एकेडमिक ईयर 2019-20 के लिए ही मान्य होगी। यानी अब यूजीसी कह रहा है कि अगर फाइनल ईयर में पास होना है तो परीक्षा तो देनी ही होगी। तो फिर मामला कहाँ फंस रहा है? असल में यूजीसी के पिछले दिशा निर्देशों में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने के सुझाव दिए गए थे। यूजीसी ने निर्णय लिया था कि विश्वविद्यालयों की फाइनल ईयर की परीक्षाओं का आयोजन होना चाहिए और फर्स्ट ईयर के छात्रों को सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाना चाहिए। यूजीसी ने फाइनल ईयर की परीक्षाएं जुलाई में कराने को कहा था। यूजीसी की ये गाइडलाइंस कब आई थी? 29 अप्रैल को, जब जुलाई तक कोरोना पर काबू पाने की उम्मीद थी। लेकिन अब कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में राजस्थान समेत कई राज्यों ने फाइनल ईयर की परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान कर दिया। यानी ये कहा कि फाइनल ईयर वाले भी आंतरिक परीक्षाओं के स्तर पर पास घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन अब यूजीसी की जुलाई के महीने में नई गाइडलाइंस आई हैं, जिसमें एक बार फिर से फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाने का निर्देश दिया गया है और इससे कन्फ्यूजन हो गया है और यूजीसी की नई गाइडलाइंस का विरोध भी। इस विरोध को समझने के लिए हमने कई छात्र संगठनों और अकादमिक जगत के लोगों से बात की। सुनिए उनके तर्क। सबसे पहले तो सितंबर में कैसे एग्जाम होंगे जब आज केसेस जो हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरा, और सरकार अगर सितंबर में एग्जाम लेने की बात कर भी रही है तो उसका रिजल्ट कब आएगा? अगर सितंबर में एग्जाम होते हैं, अक्टूबर में एग्जाम होते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो दिसंबर तक निकलेगा या जनवरी तक निकलेगा। तो ये सामने सामने दर्शाता है कि छात्रों के एक साल का जो एकेडमिक ईयर है वो इससे वेस्ट होगा। कल जो यूजीसी और एमएचआरडी का गाइडलाइन आया है और उससे जो समस्या है हमारे विश्वविद्यालयों के सामने परीक्षा को लेकर के, उससे समाधान की बजाय जटिलता और बढ़ गई है। अभी हमें छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का, उनके जो समस्याएं हैं कि इंटरनेट है कि नहीं है, कंप्यूटर है कि नहीं है, उनके पास किताबें हैं, मटेरियल है या नहीं है, और पूरे देश में बहुत असमान स्थिति है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख कर के एकेडमिशियंस के द्वारा, जिसमें स्टूडेंट्स का वॉइस भी हो और टीचर्स का वॉइस भी हो, सुन कर के कोई समाधान हो सकता है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का कमोबेश यही कहना है कि यूजीसी को सेमेस्टर एग्जाम के बजाय एंट्रेंस पर फैसला लेना चाहिए। आमतौर पर मई जून में यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। जुलाई या अगस्त से नया सेशन शुरू होता है। इस बार कोरोना की वजह से ये शेड्यूल बिगड़ गया। नया सेशन शुरू होने तक पुराने साल की परीक्षा भी नहीं हुई। सितंबर में परीक्षाएं पहले से लेट हैं। अगर तारीखें और आगे बढ़ती हैं तो पूरा एकेडमिक बरस खराब हो सकता है। छात्रों की यही चिंता है। वो मांग कर रहे हैं कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाने के बजाय नया सत्र शुरू करने पर ध्यान देना चाहिए। एचआरडी मिनिस्ट्री हो या यूजीसी, छात्रों की चिंताओं पर उसे विचार करना चाहिए और कम से कम चीज़ें तो स्पष्ट करनी चाहिए ताकि छात्र अपने भविष्य को लेकर उलझन में न रहें। यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि यदि परीक्षाएं इतनी देर से हो रही हैं तो जो अगले स्तर की परीक्षा है या एंट्रेंस एग्ज़ाम है उनका क्या होगा। अब बात होगी दो पुलिस अधिकारियों की, एक वो जो फ़र्ज़ के लिए शहीद हुआ, दूसरा वो जो देश को धोखा देता रहा और रंगे हाथों पकड़ा गया। दोनों डीएसपी और दोनों चर्चा के केंद्र में। सबसे पहले बात शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्र की। 3 जुलाई को कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस की टीम हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई थी। इस टीम पर विकास दुबे और उसके गुंडों ने घात लगाकर हमला किया। इस हमले में डीएसपी देवेंद्र मिश्र समेत 8 जवानों की मौत हुई। विकास दुबे के कुछ रिश्तेदार पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। वो खुद अभी तक फरार है। उसके पकड़े जाने का इंतजार जैसे जैसे लंबा हो रहा है, पुलिस की अपनी कार्यप्रणाली पर सवाल बढ़ रहे हैं। ये बात सामने आई कि पुलिस की टीम बिकरू जाते हुए पूरी तरह तैयार नहीं थी और पुलिस के मूवमेंट की भनक विकास को पहले ही थी। लेकिन सबसे गंभीर इल्ज़ाम जो यूपी पुलिस पर लगा है वो है खुद डीएसपी देवेंद्र मिश्र की लिखी चिट्ठी से। उन्होंने ये चिट्ठी कानपुर के उस वक्त के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
और इस वक्त एसटीएफ में डीआईजी अनंत देव को लिखी थी। इसमें देवेंद्र मिश्र ने आरोप लगाया था कि चौबेपुर थाना, जहां के बिकरू गांव में ये हादसा हुआ, ये अपराध हुआ, इस चौबेपुर थाना के थानाध्यक्ष विनय कुमार तिवारी विकास दुबे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। विनय तिवारी पर पुलिस मूवमेंट की मुखबरी का शक भी जताया गया था। वो फिलहाल सस्पेंड किए गए हैं और जांच चल रही है। देवेंद्र मिश्र की एसएसपी को लिखी चिट्ठी में विकास दुबे के खिलाफ चौबेपुर थाने में दर्ज एक मामले का जिक्र है। 13 मार्च 2020 को लिखे गए इस मामले में विकास दुबे पर एक्सटॉर्शन यानी कि धमकी देकर पैसा उगाही समेत दूसरी धाराएं लगाई गई थी। देवेंद्र मिश्र ने चौबेपुर के थानाध्यक्ष विनय कुमार तिवारी को निर्देश दिया कि विकास दुबे के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। अगले दिन डीएसपी ने मामले की जानकारी सब इंस्पेक्टर अजहर इशरत से मांगी, जो कि जांच अधिकारी थे। एसआई अजहर ने बताया कि एक्सटॉर्शन की धारा हटाकर पुरानी रंजिश का मामला कायम किया गया है, यानी मामले को डाइल्यूट कर दिया गया। जब डीएसपी ने पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो एसआई अजहर ने बताया कि थानाध्यक्ष विनय तिवारी के कहने पर किया। इसके बाद डीएसपी देवेंद्र मिश्र ने अपने सीनियर अधिकारी और उस वक्त के कानपुर के एसएसपी अनंत देव को चिट्ठी लिखी, जिसमें पूरा मामला बताया, विकास दुबे का आपराधिक इतिहास बताया। चिट्ठी की 3 बातों पर बवाल है। पहला, विकास दुबे और विनय कुमार तिवारी के संबंध। दूसरा, विनय कुमार तिवारी पर कार्रवाई की संस्तुति। और तीसरा, डीएसपी का चिट्ठी में यह लिखना कि घटना के बारे में उन्होंने एसएसपी को पहले भी बताया था। डीएसपी मिश्र अपनी चिट्ठी में गंभीर घटना की आशंका जताते हैं। किसने सोचा था कि वो खुद इस गंभीर घटना का शिकार हो जाएंगे। विनय कुमार तिवारी फिलहाल निलंबित हैं, लेकिन डीएसपी की चिट्ठी के बाद उन पर क्या कार्रवाई हुई ये हम नहीं जानते। अनंत देव अब एसटीएफ के डीआईजी हैं, वही एसटीएफ जो इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन उनके खिलाफ भी योगी प्रशासन ने जांच बिठा दी है। और कानपुर के हालिया एसपी दिनेश पी, उन्होंने एक बयान जारी किया है। सोशल एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तत्कालीन सीईओ बिल्लोर श्री देवेंद्र मिश्रा जी के द्वारा एक चिट्ठी एसओ चौबेपुर विनय तिवारी के खिलाफ लिखा गया है। इस संबंध में चिट्ठी वायरल हो रहा है। उस चिट्ठी में ये तथ्य दिया गया है कि 386 धारा विकास दुबे के खिलाफ जो लगा है वो हटाया गया है और उसको फेवर किया जा रहा है। इस संबंध में मेरे द्वारा जांच किया गया है। प्रिलिमिनरी जो जांच में ये निकल के आया है, सीईओ बिल्लोर के ऑफिस, एसपी रूरल के ऑफिस एवं एसएसपी की कॉन्फिडेंशियल एवं जो क्लरिकल ऑफिस जिसमें जो धंड बाबू के ऑफिस, सब में चेक कराया गया है। इनमें से रिसीविंग एवं डिस्पैच रजिस्टर, इन दोनों में ना तो इस चिट्ठी के संबंध में कोई उल्लेख है, ना तो 14 तारीख को एसओ के खिलाफ कोई अन्य रिपोर्ट रिसीव हुआ है। इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, ना कोई इस संबंध में कोई फाइल यहाँ पे पाए गए हैं। फिर भी इस संबंध में और भी गहराई से हम जांच कर रहे हैं कि इस चिट्ठी का जो जेन्युइनिटी के संबंध में हम लोग और जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। चिट्ठी के सामने आने के बाद पुलिस में हड़कंप है। डीआईजी एसटीएफ जिन्हें एसएसपी रहते हुए चिट्ठी भेजी गई थी, उनका कहना है कि चिट्ठी उन तक नहीं पहुंची। जब एसएसपी ऑफिस में जांच की गई तो ये पत्र नहीं मिला। इस पर पत्र को गायब करने का आरोप लगाया जाने लगा। सीओ बिल्हौर माने डीएसपी देवेंद्र मिश्र के कंप्यूटर को सीज कर दिया गया है। इस कांड की जांच के लिए लखनऊ आईजी लक्ष्मी सिंह 7 जुलाई को सीओ ऑफिस बिल्हौर पहुंच गए। कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव लखनऊ ले जाई गई, जहां रिपोर्ट तैयार होगी। चूंकि विकास दुबे का एक बेटा ब्रिटेन में पढ़ाई कर रहा है, तो विकास के पूरे परिवार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी भी हो रही है। अगर ऐसा होता है तो परिवार के लोग देश नहीं छोड़ पाएंगे। विकास दुबे कहाँ है कोई नहीं जानता। चूंकि इस तरह की अटकलें थी कि विकास बिहार की तरफ निकल गया, इसलिए समाचार एजेंसी एएनआई ने बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे, उनसे बात की। क्या कहा डीजीपी ने? डीजीपी पांडे ने कहा कि पूरे देश की पुलिस एक है। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करके विकास अगर बिहार में घुस आया है तो यहाँ से सुरक्षित नहीं निकल पाएगा। हम पूरी जांच कर रहे हैं। आपने एक शहीद डीएसपी की पीड़ा सुनी, जो उन्होंने जीते जी दर्ज कराई थी, जिससे पुलिस और अपराधियों के जो गठजोड़ हैं उसके बारे में खबरें पनप रही हैं। अब दूसरे डीएसपी की खबर देते हैं। डीएसपी दविंदर सिंह। 11 जनवरी 2020 को डीएसपी दविंदर सिंह को श्रीनगर से जम्मू जाते हुए रास्ते में रोका गया। पुलिस नाके पर तैनात जवानों और अधिकारियों ने देखा कि डीएसपी दविंदर सिंह अपनी यूनिफॉर्म में है, साथ में गाड़ी में 2 लोग हैं और इनमें से एक था हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा उग्रवादी नावीद बाबू। इसके बाद ये मामला पूरे देश के संज्ञान में आया। दविंदर सिंह के घर में तलाशी ली गई तो हथियार निकले और उसका पूरा करियर सवालों के घेरे में आ गया।
दिल्ली पुलिस ने दविंदर सिंह पर आईएसआई से जुड़े होने का आरोप लगाया, आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया, लेकिन दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई और जून 2020 में दविंदर सिंह को बेल मिल गई। लेकिन वो जेल में रिहा नहीं हुआ क्योंकि एक मामला एनआईए ने भी दर्ज किया हुआ है। अब एनआईए चार्जशीट की बातें सामने आने लगी हैं। एनआईए ने दविंदर सिंह और नावीद बाबू के अलावा 4 और लोगों का नाम चार्जशीट में लिखा है। सैयद इरफान अहमद, ये नावीद बाबू का भाई है, इरफान शफी मीर, रफ़ी अहमद रादर और तनवीर अहमद वनी। ये एलओसी ट्रेडर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा है। एनआईए के मुताबिक दविंदर सिंह समेत दूसरे आरोपी पाकिस्तान स्थित हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जंग छेड़ना चाहते थे। दविंदर सिंह ने आतंकवादियों के जम्मू में रहने का इंतजाम किया था और हथियार खरीदने में मदद करने का वादा भी किया था। दविंदर सिंह हथियार तस्करी के साथ साथ तस्करों के साथ भी मिला था और हथियार और गोला बारूद सीमा पार से भारत लाने में मदद कर रहा था और इन हथियारों का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए हो रहा था। एनआईए का यह भी आरोप है कि दविंदर सिंह नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के कुछ अधिकारियों के संपर्क में था। उन्हें पाकिस्तानी अधिकारी जानकारी निकलवाने के लिए ग्रूम कर रहे थे। चार्जशीट के मुताबिक नावीद बाबू, जो कि पहले एक पुलिस का जवान था, अब युवाओं को हिजबुल से जोड़ने में लगा था। इसके लिए उसे एलओसी ट्रेडर्स से पैसे भी मिल रहे थे। चार्जशीट में एनआईए ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान में सरकार प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, पाकिस्तान की सरकार। और ये तो स्वयं सिद्ध आरोप है कि किस तरह से पाकिस्तान आतंकवादी गुटों की मदद करता है। फिलहाल एनआईए जांच आगे बढ़ा रहा है। शोपियां के गांव के पूर्व सरपंच तारिक अहमद मीर के खिलाफ भी एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है एनआईए। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। एक है जो खाकी के लिए शहीद हुआ, एक है जिसने खाकी पर ऐसा दाग लगाया कि जिनकी शहादत है, जिन्होंने इस प्रतिष्ठित काम की प्रतिष्ठा आगे बढ़ाई, उनके हिस्से की रोशनी कम कर दी। तो हमारे सामने दोनों उदाहरण हैं। जो शहीद हुए उनको नमन, और जिन्होंने देश से गद्दारी की उनके लिए धिक्कार बहुत छोटा शब्द है। लल्लन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और हमेशा की तरह अंत में ये कविता सुनिए। शुभ रात्रि। न तो मैं सबल हूँ, न तो मैं निर्बल हूँ, मैं कवि हूँ, मैं ही अकबर हूँ, मैं ही बिरबल हूँ।